एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो सीरीज है न केवल DSSB-PRT के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स BEd, MEd एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा जो स्टूडेंट CTET, HTET या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या KVS, NVS या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जहां पर भी आप लोगों से पेडागोजी पूछी जाएगी, वहां पर ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम मोटिवेशन और मोटिवेशन की थ्योरी से रिलेटेड जो मैं आप लोगों के लिए 100 इंपोर्टेंट MCQ सीरीज लेकर आई हूँ, उस सीरीज का ये थर्ड पार्ट रहेगा। और आज की इस वीडियो में जितनी भी प्रोसेस थ्योरीज हमने डिस्कस की थी, ये सारी की सारी थ्योरीज, यानी कि एक एक थ्योरी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। जितनी भी थ्योरीज यहाँ पर मैंने इंक्लूड की है, हर थ्योरी पर एक इंडिपेंडेंट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये थ्योरीज मैं बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो ये जो थ्योरीज है, ये सारी की सारी प्रोसेस थ्योरीज है। पिछली वीडियो में हमने जितनी भी कंटेंट थ्योरीज डिस्कस की थी, उनसे रिलेटेड MCQs को डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में ये जितनी भी प्रोसेस थ्योरीज हैं, इनसे रिलेटेड MCQs मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो ये जो थ्योरीज हैं कौन कौन सी हैं आप लोगों को बता देती हूँ। स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पोर्टर एंड लॉलर थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी, लोके की गोल सेटिंग थ्योरी, टेलर की मोटिवेशन थ्योरी और बंडूरा की सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। तो ये जितनी भी थ्योरीज है, इनसे रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम MCQs डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी से ही स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर, बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखिए, स्किनर के अकॉर्डिंग जो हमारा बिहेवियर है, वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। इनर मोटिवेशन, इनहेरिटेड इंस्टिंक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन, इनहेरेंट नीड्स। तो देखिए, स्किनर किसकी बात करते हैं। स्किनर का मानना है कि हमारा जो बिहेवियर है, वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस, यानी कि जो भी कार्य हम करते हैं उससे हमारा व्यवहार इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की एक तरह से उन्होंने बात की है। तो उनका क्या मानना है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, गलत करेंगे तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। इसको उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट भी कहा है, जो कि मैंने स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी करवाई थी, तो उसमें पहली ही स्लाइड में सारी चीजें डिटेल में करवाई थी आप लोगों को, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स। देखिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इंट्रोड्यूसिंग अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, यानी कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को इंट्रोड्यूस करवाना। इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर बाय एडिंग अ डिजायरेबल स्टिमुलस, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के व्यवहार की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए उसको कुछ ना कुछ देना, यानी कि कुछ स्टिमुलस उसको देना। डिक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर बाय एडिंग अ रिवॉर्ड, यानी कि उसके व्यवहार की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड इंडिविजुअल को देना। इग्नोरिंग अ बिहेवियर एंटायरली, या बिहेवियर को बिल्कुल एक तरह से, मतलब पूरी तरह से इग्नोर कर देना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का इनमें से क्या मतलब है आपको बताना है। यहाँ पर मैं एक इमेज से आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। ये चार टर्म ऐसी हैं जो कि स्किनर ने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में, मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में वहां पर करवाया हुआ है। लर्निंग की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, उसमें ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में समझाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे है तो वहां से भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे। यहाँ पर मैं बेसिक आप लोगों को बता रही हूँ। और ये जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, इसमें भी उन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की है, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और एक्सटिंक्शन, ये चार इंटरवेंशन है जो मानते हैं स्किनर की भी इनके द्वारा किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। तो देखिए, यहाँ पर आप प्लस का साइन देख रहे हैं, यहाँ पर इन दो टर्म्स की, ये जो दो इमेजेस हैं, इनके ऊपर माइनस का साइन देख रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है और माइनस का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट। तो क्या होता है, जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात होती है या पॉजिटिव पनिशमेंट की बात होती है, तो उसमें जो है किसी भी इंडिविजुअल के व्यवहार में क्या होता है, कुछ ना कुछ स्टिमुलस ऐड किया जाता है, यानी कि उसको कुछ ना कुछ दिया जाता है, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट में। जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है, उससे रिमूव कर लिया जाता है कोई स्टिमुलस, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की जो मतलब बहुत वैल्यूबल चीज है, उसको हम उससे ले लेते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिमूव द स्टिमुलस, यानी कि कोई स्टिमुलस
हम उससे ले लेते हैं, उससे उसकी कोई अच्छी चीज को ले लेना। तो ये इसका माइनस का मतलब और प्लस का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो एरो है इसका मतलब क्या है, यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग कब किया जाता है, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर, यानी कि जो हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल ये व्यवहार करे, उसकी डिजायरेबल बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को, उसने कुछ अच्छा काम किया, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट दोनों का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, इंक्रीज करने के लिए, व्यवहार की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए। पनिशमेंट में यहाँ पर एरो देख रहे होंगे नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब क्या है, चाहे पॉजिटिव पनिशमेंट हो या नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर, यानी कि हम नहीं चाहते कि बच्चा ये व्यवहार करे, तो उसके जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको डिक्रीज करने के लिए पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट का प्रयोग किया जाता है। अगर ये चारों टर्म्स आप लोगों ने समझ ली तो ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को मतलब बहुत इजी लगेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा तो। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि उसके व्यवहार को, किसी भी इंडिविजुअल के व्यवहार की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जाता है। कैसे किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, कोई ना कोई स्टिमुलस को ऐड किया जाता है, ठीक है, यानी कि व्यवहार की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना और कोई ना कोई स्टिमुलस ऐड करना। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर बाय एडिंग अ डिजायरेबल स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय, देखिए स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है। तो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनके कारण इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया, बीइंग टू फोकस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, ओवर एम्फसाइजिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तो बात ही नहीं की गई है, इग्नोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो कॉन्सिक्वेंसेस का इम्पैक्ट रहेगा उनको इग्नोर किया गया है, तो ये भी गलत है। तो उनका क्या मानना है कि जो एक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस की बात उनके द्वारा की गई है, यानी कि जिस तरह के व्यवहार के कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे तो उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, उसको इग्नोर नहीं किया है। तो ये दो ऑप्शन आपके गलत है। फोकसिंग सॉल्वली ऑन इनेट नीड, इनेट नीड्स की बात उनके द्वारा नहीं की गई है। तो किस कारण से, मेन जो रीजन है किस कारण से हुआ है कि भाई उन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। उनका मानना है कि जैसा इंडिविजुअल व्यवहार करेगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको पॉजिटिव नेगेटिव रिइंफोर्समेंट या पनिशमेंट मिलेगा। तो उन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात की है, ठीक है, उन्होंने किसी भी ह्यूमन बीइंग की इनर ड्राइव्स और इंटरनल मोटिवेशन की बात उन्होंने कहीं पर भी नहीं की है, इनर फीलिंग्स की बात उन्होंने कहीं नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर फोकस किया है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैलेंस इन ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी रिफर्स टू, देखिए ब्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है उसमें वैलेंस एक टर्म आई है, उस वैलेंस टर्म का मतलब क्या है, द परसीव्ड कनेक्शन बिटवीन एफर्ट एंड परफॉर्मेंस, यानी कि एफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच कनेक्शन की बात की गई है। द पर्सनल वैल्यू ऑफ द आउटकम, यानी कि किसी इंडिविजुअल के लिए जो है जो रिवॉर्ड उसको दिया जाएगा, जो आउटकम्स आएंगी वो कितना वैल्यूबल है उसकी बात की गई है। द बिलीफ इन वंस एबिलिटी, या किसी इंडिविजुअल का अपनी एबिलिटीज में क्या बिलीफ है। द नीड फॉर सोशल रिकॉग्निशन, या सोशल रिकॉग्निशन की नीड की बात की गई है। तो इनमें से कौन सा होगा, तो देखिए ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आप वो मैंने करवाई हुई है बिल्कुल डिटेल में, प्रोसेस थ्योरी जो भी मैंने आज डाली है वो सारी की सारी मैं इंडिपेंडेंटली करवा चुकी हूँ, बहुत ही डिटेल में करवाई है, ठीक है। तो पहले थ्योरी को देखिएगा तभी आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो पाएगी। तो यहाँ पर मैं बेसिक आप लोगों को बता देती हूँ कि ब्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है उसमें उन्होंने 3 एलिमेंट्स की बात की है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटल और बैलेंस का मल्टीप्लीकेशन ही मोटिवेशन है अकॉर्डिंग टू ब्रूम। तो यहाँ पर जो बैलेंस की बात की गई है तो वो क्या है, यानी कि एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि भाई कोई इंडिविजुअल किसी काम के लिए कितना एफर्ट डाल रहा है, ठीक है, तो जितना एफर्ट डालेगा उसके आधार पर उसकी परफॉर्मेंस आएगी, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटेलिटी। और जो परफॉर्मेंस होगी वो क्या है, वैल्यूबल है कि नहीं, यानी कि वो रिवॉर्ड जो उसको मिला है, जो आउटकम्स आए हैं वो उसके लिए कितना वैल्यूबल है, उस चीज को उन्होंने बैलेंस कहा है, ठीक है। तो क्या मतलब होगा, द पर्सनल वैल्यू ऑफ द आउटकम्स, दैट इज कॉल्ड बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, व्हाट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो देखिए लास्ट टू लास्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया था, तो अब ये आ गया है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप
कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि उस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ ले आप जवाब दे सकते हैं। तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का क्या मतलब है? डिक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर बाय रिमूविंग अ डिजायरेबल स्टिमुलस, increasing the likelihood of behavior by removing a stimulus, increasing the likelihood of behavior by adding a negative stimulus, इग्नोरिंग बिहेवियर टू रिड्यूस इट्स अक्रंस। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर एक बात तो क्या है कि ये किसके लिए किया जाता है? इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में क्या था कि हम कोई ना कोई स्टिमुलस बच्चे को देते हैं, लेकिन नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या है कि कोई ना कोई स्टिमुलस, उसका जो भी उसकी अच्छी चीज है वो उससे हम रिमूव कर लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में रिमूव द स्टिमुलस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यवहार को इंक्रीज करने के लिए बच्चे से कोई स्टिमुलस को रिमूव कर लेना, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के व्यवहार की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए उससे कुछ स्टिमुलस को रिमूव कर लेना, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्किनर विच टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट लीड्स टू द मोस्ट परसिस्टेंट बिहेवियर। देखिए स्किनर के अकॉर्डिंग किस टाइप के रिइंफोर्समेंट के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल के व्यवहार में परसिस्टेंसी को लीड किया जा सकता है। परसिस्टेंसी का मतलब होता है कि भाई बच्चा जो है दृढ़ता के साथ काम करता रहे, लगातार काम करता रहे। तो इस चीज को इंक्रीज करने के लिए किस तरह के रिइंफोर्समेंट का प्रयोग किया जा सकता है? कॉन्टिन्यूस रिइंफोर्समेंट, इंटरमीडिएट रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट या पनिशमेंट। तो देखिए नेगेटिव रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के द्वारा जो है बच्चे के व्यवहार में परसिस्टेंसी को लीड नहीं किया जा सकता। तो नीचे वाली दो ऑप्शन आपकी बिल्कुल गलत है, या तो कॉन्टिन्यूस रिइंफोर्समेंट या इंटरमीडिएट रिइंफोर्समेंट। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस और इंटरमीडिएट रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्टिन्यूस रिइंफोर्समेंट में क्या होता है कि भाई बच्चे ने जैसे ही एक काम अच्छा किया उसको तुरंत रिवॉर्ड दे दिया, दोबारा किया दोबारा से रिवॉर्ड दे दिया, यानी कि आप उसकी हर क्रिया को, हर रिस्पॉन्स पर उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं। जैसे ही वो छोटा सा भी अच्छा काम कर रहा है आप लगातार उसको रिवॉर्ड देते जा रहे हैं। तो एक टाइम के बाद जो है बच्चे के लिए वो जो रिवॉर्ड होगा ना वो वैल्यूबल नहीं रहेगा, आप लगातार उसको रिइंफोर्समेंट देते रहेंगे। तो इंटरमीडिएट रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि वन इन विच ओनली सम रिस्पॉन्सेज आर रिइंफोर्स्ड, यानी कि बच्चे को सिर्फ उसकी कुछ ही रिस्पॉन्सेज, जो बहुत अच्छा काम करता है तभी उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट रिइंफोर्समेंट, यानी कि लगातार आप उसको रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, जैसे ही वो छोटा सा भी अच्छा काम करता है उसको रिवॉर्ड नहीं देते, बीच बीच में उसको कभी दे दिया कभी नहीं दिया। तो दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट रिइंफोर्समेंट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इंटरमीडिएट रिइंफोर्समेंट के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल के व्यवहार में परसिस्टेंसी को लीड किया जा सकता है, क्योंकि इससे बच्चे में ना एक मतलब वो उत्साहित रहेगा काम को करने के लिए, इंक्रेज रहेगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप ये रिइंफोर्समेंट शेड्यूल के बारे में आप जानना चाहते हैं, कॉन्टिन्यूस, इंटरमीडिएट रिइंफोर्समेंट या रिइंफोर्समेंट शेड्यूल क्या होता है, ठीक है, तो इसको मैंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो लर्निंग की करवाई थी, तो वहां भी आप लोगों को बहुत ही डिटेल में इसको करवाया हुआ है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, चाहे सीटेट हो, एचटेट हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम में रिइंफोर्समेंट शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको अगर आप समझना चाहते हो तो उस थ्योरी को आप देखिएगा, उसमें आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। देखिए ब्लूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है उसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, किस चीज की बात उन्होंने की है? मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, तो ये तो मैस्लो की थ्योरी है। रिइंफोर्समेंट शेड्यूल की बात कौन करते हैं? स्किनर करते हैं। किसमें? अपनी रिइंफोर्समेंट थ्योरी में, मैंने पीछे ही करवाया। द लिंक बिटवीन एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड आउटकम, द रोल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात भी उनके द्वारा नहीं की गई है। तो मेन किस चीज पर उन्होंने फोकस किया है? एफर्ट, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड, ठीक है। इसको उन्होंने एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस का नाम दिया है, यानी कि तीन टर्म्स के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है, उस चीज पर ही ये थ्योरी बेस है। तो आपका आंसर क्या होगा? द लिंक बिटवीन एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्लूम्स थ्योरी व्हाट इज एक्सपेक्टेंसी। अब आप लोगों को ये तीनों की तीनों टर्म आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस का मतलब क्या है, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है? क्या मतलब होगा एक्सपेक्टेंसी का? अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स थ्योरी, द परसीव्ड लिंक बिटवीन एफर्ट एंड परफॉर्मेंस, द बिलीफ दैट रिवॉर्ड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एफर्ट, द डिजायर टू अचीव पर्सनल ग्रोथ, द नीड फॉर सोशल रिकॉग्निशन। तो ब्लूम की
एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब है? द परसीव्ड लिंक बिटवीन एफर्ट एंड परफॉर्मेंस। एफर्ट एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि भाई जितना आप एफर्ट डालोगे आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होगी। तो एक्सपेक्टेंसी किन दो चीजों के बीच रिलेशनशिप की बात करिए, एफर्ट और परफॉर्मेंस। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Porter and Lawler, what is an important determinant of performance reward relationship? देखिए पोर्टर और लोलर मॉडल के अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंस रिवॉर्ड का रिलेशनशिप है वहां पर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या है, ठीक है, वो आपको बताना है। एक्सपेक्टेंसी, बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटलिटी, परसीव्ड फेयरनेस ऑफ रिवॉर्ड। तो यहाँ पर पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पोर्टर और लोलर का मॉडल है वो ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का ही एक एक्सटेंशन है। ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में तीन एलिमेंट्स की बात की गई है, किस किस की गई है, एफर्ट, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड। और यहाँ पर इस मॉडल में आप देख सकते हैं टोटल 9 एलिमेंट्स जो है पोर्टर और लोलर के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। दो लोगों ने, कौन कौन से, पोर्टर और लोलर, ये दो अलग अलग लोग थे, इन्होंने इस मॉडल को बनाया है। तो 9 एलिमेंट्स उनके द्वारा बताए गए हैं जिसके द्वारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड की बात की गई है, यानी कि परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड के बीच जो रिलेशनशिप है उसमें अहम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या है, एक्सपेक्टेंसी है, बैलेंस है, इंस्ट्रूमेंटलिटी। तो ये तीन एलिमेंट्स किसके द्वारा बात की गई है, ब्रूम के द्वारा बात की गई है, परसीव्ड फेयरनेस ऑफ रिवॉर्ड। तो परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड के बीच जो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है वो क्या है कि जो रिवॉर्ड दिया जाएगा वो कैसा होना चाहिए, फेयरनेस पर आधारित होना चाहिए, निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा, परसीव्ड फेयरनेस ऑफ रिवॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the Porter and Lawler model, what role does effort to performance expectancy play? देखिए पोर्टर और लोलर का जो मॉडल है उसमें एफर्ट टू परफॉर्मेंस यानी कि एफर्ट और परफॉर्मेंस, एफर्ट से लेके परफॉर्मेंस तक एक्सपेक्टेंसी क्या रोल प्ले करती है, यानी कि एफर्ट और परफॉर्मेंस के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड, यानी कि ये रिवॉर्ड की वैल्यू को बताती है। इट डिटरमाइन द एफर्ट लेवल रिक्वायर्ड फॉर अ टास्क, या किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए कितने एफर्ट की आवश्यकता है उस चीज के बारे में बताती है। इट अफेक्ट द परसीव्ड फेयरनेस ऑफ रिवॉर्ड। इट लिंक्स परफॉर्मेंस टू आउटकम। तो देखिए एफर्ट टू परफॉर्मेंस के बीच एक्सपेक्टेंसी क्या हो सकती है, यानी कि इट डिटरमाइन द एफर्ट लेवल। ये क्या बताती है कि एफर्ट लेवल क्या रहेगा किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड करेगी, आपके एफर्ट पर, कि जितना आप एफर्ट डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस आएगी, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए क्या होगा, एफर्ट लेवल क्या है, उस चीज के बारे में एक्सपेक्टेंसी रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Vroom, which component involves the belief that increased effort will lead to improved performance? देखिए Vroom की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग किस कंपोनेंट में ये बताया गया है कि भाई अगर आप इंक्रीज कर देंगे एफर्ट्स को तो उससे परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगी। तो कौन सा एलिमेंट है वो, बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटलिटी, एक्सपेक्टेंसी। तो ये तीन एलिमेंट की बात की गई है ब्रूम के द्वारा, मोटिवेशन ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो इन तीन एलिमेंट्स में से इसमें ये पता चलता है कि भाई एफर्ट को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जितना आप एफर्ट डालेंगे उससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर आपका एफर्ट हाई लेवल का रहेगा तो परफॉर्मेंस भी हाई लेवल की होगी। तो क्या होगा, एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटलिटी इन ब्रूम्स थ्योरी? देखिए ब्रूम की थ्योरी में इंस्ट्रूमेंटलिटी का क्या मतलब है, द परसीव्ड कनेक्शन बिटवीन परफॉर्मेंस एंड आउटकम, यानी कि परफॉर्मेंस और आउटकम के बीच कनेक्शन की बात की गई है। द पर्सनल वैल्यू ऑफ द आउटकम्स, यानी कि जो रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा वो आपके लिए कितना वैल्यूबल है उसकी बात की गई है। द परसीव्ड कनेक्शन बिटवीन एफर्ट एंड परफॉर्मेंस के बीच, यानी कि एफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच कनेक्शन को बताता है इंस्ट्रूमेंटलिटी। या परसीव्ड फेयरनेस ऑफ रिवॉर्ड की बात की गई है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटलिटी किसके बीच कनेक्शन की बात की गई है, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड, यानी कि जितनी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो किसके बीच कनेक्शन है, परफॉर्मेंस एंड आउटकम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पोर्टर एंड लॉलर, हाउ डज ओवर रिवॉर्ड और अंडर रिवॉर्ड इंपैक्ट मोटिवेशन? देखिए पोर्टर और लॉलर मॉडल के अकॉर्डिंग ओवर रिवॉर्ड का मतलब ज्यादा रिवॉर्ड दिया जाना और अंडर रिवॉर्ड का मतलब कम रिवॉर्ड दिया जाना, वो किस तरह से मोटिवेशन को इंपैक्ट करता है। ओवर रिवॉर्ड इंक्रीज मोटिवेशन, अंडर रिवॉर्ड डिक्रीज मोटिवेशन। ओवर रिवॉर्ड डिक्रीज मोटिवेशन, अंडर रिवॉर्ड इंक्रीज मोटिवेशन। बोथ ओवर एंड अंडर रिवॉर्ड डिक्रीज मोटिवेशन, बोथ ओवर रिवॉर्ड एंड अंडर रिवॉर्ड इंक्रीज मोटिवेशन। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं।
तो आपका ऑप्शन क्या होगा कि भाई अगर ज्यादा रिवॉर्ड दिया जाएगा लगातार किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी एम्प्लॉय को आप बार बार रिवॉर्ड दे रहे हैं उसके छोटे छोटे कामों के लिए, तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं रहेगा। तो क्या होगा, अंडर रिवॉर्ड क्या करता है, मोटिवेशन को इंक्रीज करता है, ओवर रिवॉर्ड मोटिवेशन को डिक्रीज करता है। तो बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को मतलब बार बार रिवॉर्ड न देकर मतलब बहुत कम रिवॉर्ड दिया जाए तो उस रिवॉर्ड की वैल्यू बनी रहती है, ठीक है, तो उससे बच्चा मोटिवेट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which factors suggest that individuals compare their input and outcomes with those of others? यानी कि कौन सा फैक्टर ये बताता है कि जहां पर इंडिविजुअल्स अपने इनपुट और आउटकम को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, तो कौन सा फैक्टर इंडिकेट कर रहा है इस चीज को, जहां पर व्यक्ति कंपेयर करते हैं अपने इनपुट आउटपुट रेशियो को दूसरों के इनपुट आउटपुट रेशियो के साथ? एफर्ट टू परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेंसी, बैलेंस, इक्विटी, सेंसिटिविटी या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? तो कहां पर हमने बात की थी एडम की इक्विटी थ्योरी में, जहां पर इंडिविजुअल्स जो है अपने इनपुट आउटपुट रेशियो को दूसरों के इनपुट आउटपुट रेशियो के साथ कंपेयर करते हैं। तो क्या कौन सा फैक्टर होगा, इक्विटी सेंसिटिविटी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल प्रीमिस ऑफ एडम्स इक्विटी थ्योरी? देखिए एडम की जो इक्विटी थ्योरी है उसका केंद्रीय आधार क्या है, ठीक है, मेनली किस चीज की बात की गई है इक्विटी थ्योरी में? पीपल आर प्राइमरीली मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड, यानी कि लोग एक्सटर्नल रिवॉर्ड से मोटिवेट है। पीपल आर मोटिवेटेड बाय देयर इनेट नीड्स, या इनेट नीड से मोटिवेट है। पीपल कंपेयर देयर इनपुट एंड आउटकम्स टू दोस ऑफ अदर्स, या लोग जो है अपने इनपुट आउटपुट रेशियो को दूसरों के इनपुट आउटकम्स के साथ कंपेयर करते हैं। पीपल आर मोटिवेटेड बाय द फुलफिलमेंट ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल नीड्स, या लोग जो है अपनी फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है उनको फुलफिल करके ही मोटिवेट है। तो इक्विटी थ्योरी में किसकी बात की गई है, इक्विटी की बात की गई है, ठीक है, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, वो अपने इनपुट आउटपुट रेशियो को दूसरों के इनपुट आउटपुट रेशियो के साथ कंपेयर करते हैं। और ये टेबल जो है मैंने आप लोगों को इक्विटी थ्योरी में बहुत ही अच्छे से समझाई हुई है कि किस तरह से इंडिविजुअल्स अपने इनपुट आउटपुट रेशियो को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन करने पर क्या होता है, उनकी सिचुएशन किस तरह की होती है। तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी टेबल है। और अगर इसको और अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं तो जो एडम की इक्विटी थ्योरी है वहां पर मैंने इसको अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडम्स थ्योरी व्हाट डज इक्विटी रेफर्स टू? देखिए इक्विटी का क्या मतलब है, फेयरनेस इन रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेसिव रिवॉर्ड फॉर अ जॉब वेल डन, इक्वल आउटकम्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू कंपनी पॉलिसीज। तो देखिए इक्विटी का क्या मतलब है, फेयरनेस इन रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी रिवॉर्ड एम्प्लॉयज को दिया जाए वो इक्विटी के आधार पर दिया जाना चाहिए, फेयरनेस के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर दिया जाना चाहिए, वहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो इक्विटी का मतलब क्या है एडम की इक्विटी थ्योरी के अकॉर्डिंग, फेयरनेस इन रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड लोकेस गोल सेटिंग थ्योरी? देखिए लोके की जो गोल सेटिंग थ्योरी है उसमें मेन आइडिया क्या है, मेन बात किसकी की गई है उस थ्योरी में? पीपल आर प्राइमरीली ड्रिवन बाय देयर फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो किसी इंडिविजुअल को ड्राइव करती है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स लीड टू हायर मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस, यानी कि जो स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल्स हैं वो हायर मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को लीड करते हैं। पीपल आर मोटिवेटेड सॉल्वली बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड, या जो इंडिविजुअल्स हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड से ही मोटिवेट है। पीपल आर मोस्ट मोटिवेटेड व्हेन दे हैव मिनिमल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बिल्कुल मिनिमम कर दिया जाए तो वहां पर वो लोग मोटिवेट होते हैं। तो क्या मेन आइडिया है कि भाई जो स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल्स हैं वो क्या करते हैं, हायर मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को लीड करते हैं, यही गोल सेटिंग थ्योरी का मेन आइडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डू क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स प्ले इन लोकेस थ्योरी? देखिए लोके की जो गोल सेटिंग थ्योरी है उसमें जो क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं? दे इंक्रीज कंफ्यूजन एंड फ्रस्ट्रेशन, यानी कि कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। दे डिक्रीज मोटिवेशन बाय लिमिटिंग क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी को लिमिटेड करके मोटिवेशन को डिक्रीज करते हैं। दे इनहेंस मोटिवेशन एंड प्रोवाइड डायरेक्शन, यानी कि मोटिवेशन को इनहेंस करते हैं और एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दे आर अननेसेसरी व्हेन रिवॉर्ड्स आर सब्सटेंशियल, तो सब्सटेंशियल का मतलब क्या है, पर्याप्त, यानी कि जब रिवॉर्ड पर्याप्त है, इनफ है, तो वो अननेसेसरी चीज है, गोल्स की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, जो स्पेसिफिक और क्लियर गोल है वो क्या रोल प्ले करते हैं,
दे इनहेंस मोटिवेशन एंड प्रोवाइड डायरेक्शन, यानी कि मोटिवेशन को इनहेंस करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडूरा सेल्फ एफिकेसी थ्योरी एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ। देखिए बंडूरा की जो सेल्फ एफिकेसी थ्योरी है बहुत ही डिटेल में मैंने इस थ्योरी को समझाया है, वो किस चीज की इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइज करती है, किस चीज पर फोकस किया गया है इस थ्योरी में, एक्सटर्नल रिवॉर्ड, सोशल कंपैरिजन, फियर बेस्ड मोटिवेशन या सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। तो एफिकेसी का, सेल्फ एफिकेसी का ही मतलब क्या है कि किसी इंडिविजुअल का अपनी कैपेबिलिटीज पर क्या बिलीफ है, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ की बात इस थ्योरी में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन एजुकेटर्स प्रमोट सेल्फ एफिकेसी इन स्टूडेंट्स, यानी कि जो एजुकेटर्स हैं वो सेल्फ एफिकेसी को स्टूडेंट्स में किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ एफिकेसी को स्टूडेंट्स में किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेसिव असिस्टेंस एंड चैलेंजेस, यानी कि उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता प्रोवाइड की जाए और उनके सामने जो चैलेंजेस हैं उनको मिनिमाइज करके क्या एफिकेसी को इंक्रीज किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप, बाय अवॉइडिंग फीडबैक टू प्रिवेंट डिस्करेजमेंट। देखिए बच्चों को फीडबैक ही न प्रोवाइड करना, फीडबैक को अवॉइड करते हैं ताकि कहीं बच्चे डिस्करेज ना हो जाएं। बाय सेटिंग ओनली इजी टास्क टू इंश्योर सक्सेस, यानी कि उनके सामने उनके गोल्स जो है बहुत इजी सेट कर दिए जाएं ताकि वो उसमें सक्सेस हो सके। बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सक्सेस, यानी कि उनके सामने इस तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना ताकि वो सक्सेस हो सके। और साथ ही क्या है, एंड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिफिकल्टी, और किसी भी काम का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे इंक्रीज करना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सक्सेस, यानी कि उनको सक्सेस के लिए अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करनी है और उनका जो डिफिकल्टी लेवल है उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्विटी थ्योरी व्हाट माइट एन एम्प्लॉय हु परस्यूज अंडर रिवॉर्ड डू। देखिए इक्विटी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी एम्प्लॉय को बहुत कम रिवॉर्ड दिया जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, डिक्रीज एफर्ट, यानी कि एफर्ट को कम कर देना चाहिए, लीव द जॉब इमीडिएटली या जॉब को छोड़ देना चाहिए, इंक्रीज एफर्ट्स टू अचीव अ हायर रिवॉर्ड, या उसको अपने एफर्ट्स को बढ़ा देना चाहिए ताकि वो हायर रिवॉर्ड अचीव कर सके, कंपेयर देयर रिवॉर्ड टू अदर्स एंड फील कंटेंट, यानी कि अपने रिवॉर्ड को दूसरों के साथ कंपेयर करके उसी से सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, इंक्रीज एफर्ट्स टू अचीव हायर रिवॉर्ड, उसको क्या करना चाहिए, अपने एफर्ट्स को इंक्रीज कर देना चाहिए ताकि उसको जो है हायर रिवॉर्ड मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग द इक्विटी थ्योरी टू मोटिवेट एम्प्लॉय। देखिए इक्विटी थ्योरी का पोटेंशियल ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। इट फोकसेस सॉलली ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि ये सिर्फ इंट्रिंसिक मोटिवेशन पर फोकस करती है। इट निग्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवॉर्ड, या रिवॉर्ड्स की इंपॉर्टेंस को निग्लेक्ट करती है। इट अज्यूम्स एवरीवन हैज द सेम नीड, या ये थ्योरी ये बताती है कि भी हर इंसान की एक जैसी नीड होती है। इट कैन लीड टू ओवर इम्फेसिस ऑन कंपेयरिंग वन सेल्फ टू अदर्स, या इस चीज पर फोकस करती है कि इस थ्योरी में क्या किया गया है कि भी जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो अपने इनपुट आउटकम को दूसरों के इनपुट आउटकम के साथ कंपेयर करते हैं। इस चीज पर बहुत ज्यादा इंफोसाइज किया गया है इस थ्योरी में, तो ये इसका एक पोटेंशियल ड्रॉबैक है। इट कैन लीड ओवर इम्फेसिस ऑन कंपेयरिंग वन सेल्फ टू अदर सेल्फ, यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉयज अपने इनपुट आउटकम को दूसरों के इनपुट आउटकम के साथ कंपेयर करते हैं। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लोकी व्हाट इज द पर्पज ऑफ फीडबैक इन गोल सेटिंग। देखिए लोकी के अकॉर्डिंग जो है फीडबैक का क्या पर्पज है गोल सेटिंग में, यानी कि जब इंडिविजुअल गोल सेट करता है तो वहां पर फीडबैक का क्या रोल है, ठीक है। टू डिस्करेज इंडिविजुअल्स फ्रॉम परस्यूइंग चैलेंजिंग गोल्स, टू मॉनिटर एम्प्लॉयज विदाउट देयर नॉलेज, टू इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स, टू एडजस्ट एफर्ट्स एंड स्ट्रेटेजीज टू अचीव गोल्स। तो देखिए जो लोकी की गोल सेटिंग थ्योरी है उसमें ये चार या पांच प्रिंसिपल्स की बात की गई है, यानी कि जब इंडिविजुअल गोल सेट करे तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि गोल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए, गोल के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल को फीडबैक प्रॉपर दिया जाना चाहिए, उसको फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है ताकि वो इम्प्रूवमेंट कर सके, यानी कि जहां पर भी वो गलत है अगर उसको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा तो उससे क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस इनहेंस होगी। और टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि कितना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इस चीज की बात की गई है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल मैंने लोकी की गोल सेटिंग थ्योरी में बिल्कुल डिटेल में समझाए हुए हैं, आप वहां पर उस थ्योरी को जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा, टू एडजस्ट एफर्ट एंड स्ट्रेटेजीज टू अचीव गोल्स, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जो
गोल को अचीव करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने एफर्ट और स्ट्रेटेजीज को एडजस्ट कर सकता है कि भाई उसको अपने गोल को अचीव करने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेटेजीज में भी वो कुछ चेंज कर सकता है जहां पर जरूरत पड़े। ठीक है, अगर उसको प्रॉपर फीडबैक मिलता रहेगा। तो मैं भी आप लोगों को जब वीडियो बना के आप लोगों को डालती हूँ तो आप लोगों से हर बार यही पूछती हूँ कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे प्रॉपर फीडबैक मिलता रहे। तो फीडबैक क्या करता है, टू एडजस्ट एफर्ट एंड स्ट्रेटेजीज, यानी कि इससे मैं भी क्या कर पाऊंगी कि भाई मैं अपनी स्ट्रेटेजीज में कुछ चेंज करूंगी या अपने एफर्ट लेवल को बढ़ाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द लेवल ऑफ एफर्ट अ पर्सन इज विलिंग टू एक्सपेंड टू अचीव अ गोल। देखिए कोई भी पर्सन किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसको किस लेवल का एफर्ट डालने की आवश्यकता है, यानी कि कितने लेवल का एफर्ट वो डाले। इसके लिए कौन सी टर्म आप यूज करेंगे, मोटिवेशनल लेवल, एक्सपेक्टेंसी, बैलेंस या एफर्ट एक्सपेंडिचर। तो देखिए कौन सी टर्म होगी, ये हमने ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में भी पढ़ा था कि भाई जितने लेवल का आप एफर्ट डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अगर ज्यादा एफर्ट डालेंगे आप जल्दी से अपने गोल को अचीव कर लेंगे, अगर आपका एफर्ट लेवल कम रहेगा तो गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को इन्होंने क्या कहा है, एफर्ट जितना डालेंगे परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होगी, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेंसी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गोल सेटिंग थ्योरी हाउ डज डिफिकल्टी इम्पैक्ट मोटिवेशन। देखिए गोल सेटिंग थ्योरी में जो डिफिकल्टी है वो किस तरह से मोटिवेशन को इम्पैक्ट करती है, यानी कि डिफिकल्ट गोल्स लीड टू लोअर मोटिवेशन, moderate goal leads to higher motivation, difficult goals lead to higher motivation, motivation is unaffected by goal difficulty। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, इफेक्ट तो होती है डिफिकल्टी से, तो क्या होगा कि भाई जितना डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा आपके गोल्स जो है डिफिकल्ट होंगे वो मोटिवेशन को लीड करेंगे, हायर मोटिवेशन को लीड करेंगे। ठीक है, यानी कि आप जितने हायर लेवल के जितने डिफिकल्ट गोल बनाएंगे तो उसी लेवल का आप एफर्ट डालेंगे और उससे क्या होगा आप और ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो डिफिकल्टी क्या करती है, मोटिवेशन को इनहेंस करती है, लीड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टेलर्स थ्योरी अलाइन विद मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। देखिए टेलर की मोटिवेशन थ्योरी जो है मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यानी कि आधुनिक मैनेजमेंट प्रथाओं के साथ किस तरह से अलाइन का मतलब मेल खाती है। ठीक है, किस तरह से ये इसको अलाइन किया जा सकता है दूसरे मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के साथ। इट कंट्राडिक्ट्स कॉन्टेम्पोररी व्यू ऑन फेयरनेस एंड रिवॉर्ड, यानी कि ये जो फेयरनेस और रिवॉर्ड पर जो कॉन्टेम्पोररी यानी कि समकालीन विचार हैं उनको कंट्राडिक्ट करती है ये थ्योरी। इट कॉम्प्लीमेंट्स द फोकस ऑन वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि वर्क और लाइफ के बीच बैलेंस को कॉम्प्लीमेंट करती है, उस चीज पर फोकस करने पर ध्यान देती है। इट रिमेन्स रेलिवेंट ड्यू टू इट्स एम्फसाइज ऑन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, यानी कि जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पर ज्यादा एम्फसाइज किया गया है उस चीज को ही रेलिवेंट बताती है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर नर्चरिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन, या ये थ्योरी जो है क्या करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ताकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन को नर्चर किया जा सके। तो टेलर की मोटिवेशन थ्योरी क्या कहती है, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर नर्चरिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन को नर्चर करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। टेलर की मोटिवेशन थ्योरी कहती है कि भाई जो एम्प्लॉयज हैं उनको परफॉर्मेंस बेस्ड पे स्केल दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो खुद बे खुद अपने आप इंटरनली काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो ये चीज यानी कि उनको अगर फिक्स सैलरी ना देकर परफॉर्मेंस बेस्ड पे स्केल दिया जाएगा तो इससे उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन इनहेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू टेलर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। देखिए टेलर की मोटिवेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच क्या रिलेशनशिप है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अनरिलेटेड, एफर्ट इज इररेलेवेंट टू रिवॉर्ड। तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, आप देख पा रहे हैं, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं है, यानी कि उल्टा ऑपोजिट रिलेशनशिप नहीं है इनकी थ्योरी में एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच, यानी कि जितना आप एफर्ट करेंगे और आपको रिवॉर्ड कम दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एफर्ट जितना करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड भी बेहतर मिलेगा, अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो रिवॉर्ड भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनकी थ्योरी किस चीज पर फोकस करती है, पे बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, यानी कि पे जो है रिजल्ट्स पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि कोई इंडिविजुअल अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको उतना ही उसकी जो सैलरी है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, जितना परफॉर्म करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको पे दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर्स थ्योरी एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ। देखिए टेलर की मोटिवेशन थ्योरी किस चीज पर फोकस करती है, एम्प्लॉय ऑटोनॉमी,
hierarchical decision making, clear and consistent reward system, eliminating reward to foster intrinsic motivation। तो किस चीज पर फोकस करती है? क्लियर एंड कंसिस्टेंट रिवॉर्ड सिस्टम, यानी कि जो रिवॉर्ड दिया जाए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। रिवॉर्ड सिस्टम किस तरह का होना चाहिए? क्लियर और कंसिस्टेंट, परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेल्फ एफिकेसी इन बंडूरास थ्योरी। देखिए बंडूरा की थ्योरी में सेल्फ एफिकेसी टर्म यूज की गई है, तो सेल्फ एफिकेसी का क्या मतलब है? तो ये बिल्कुल हम जानते हैं क्या मतलब है, द बिलीफ इन वंस एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का अपनी एबिलिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज में क्या विश्वास है किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सेल्फ एफिकेसी इंपैक्ट मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। तो देखिए सेल्फ एफिकेसी मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को किस तरह से इंपैक्ट करती है। लो सेल्फ एफिकेसी ऑलवेज लीड टू हाई मोटिवेशन, बिल्कुल गलत है। लो सेल्फ एफिकेसी हाई मोटिवेशन को लीड नहीं करती। हाई सेल्फ एफिकेसी ऑलवेज लीड टू हाई परफॉर्मेंस, यानी कि हाई सेल्फ एफिकेसी जो है हाई परफॉर्मेंस को लीड करती है, लेकिन यहाँ पर मोटिवेशन की बात नहीं की गई है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे मोटिवेशन और परफॉर्मेंस दोनों को अब पूछा गया है। सेल्फ एफिकेसी हैज नो इम्पैक्ट ऑन मोटिवेशन और परफॉर्मेंस, यानी कि सेल्फ एफिकेसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता परफॉर्मेंस और मोटिवेशन पर। हायर सेल्फ एफिकेसी लीड्स टू इंक्रीज मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस, यानी कि हायर सेल्फ एफिकेसी मोटिवेशन को इंक्रीज करती है और साथ ही परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? हायर सेल्फ एफिकेसी लीड्स टू इंक्रीज्ड मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस, दोनों को इंक्रीज करती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, हायर सेल्फ एफिकेसी, हाई सेल्फ एफिकेसी और लो सेल्फ एफिकेसी के लोग किस तरह के होते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो मैंने आप लोगों को सेल्फ एफिकेसी थ्योरी में बिल्कुल डिटेल में करवाया हुआ है। तो सेल्फ एफिकेसी थ्योरी आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही इजी लगेंगे। Let me see what is the next question. Frederick Taylor's theory is often associated with which concept in management? देखिए टेलर की मोटिवेशन थ्योरी को दूसरे किस कॉन्सेप्ट से जाना जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो देखिए उनकी थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से भी इस थ्योरी को जाना जाता है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ टेलर्स थ्योरी। देखिए टेलर की थ्योरी का प्राइमरी फोकस क्या है, मेन किस चीज पर उन्होंने फोकस किया है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स, एम्प्लॉय सेल्फ एस्टीम, इंट्रिंसिक मोटिवेशन या सोशल इंटरेक्शन। तो उन्होंने किस चीज पर फोकस किया है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड, यानी कि जो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो वो बिल्कुल फेयरनेस के आधार पर होनी चाहिए, निष्पक्षता के आधार पर दिए जाने चाहिए एम्प्लॉयज को, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड दिए जाने चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव एम्प्लॉयज के साथ नहीं किया जाना चाहिए। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा सेल्फ एफिकेसी थ्योरी हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इंटरनल फैक्टर्स। बंडूरा की सेल्फ एफिकेसी थ्योरी में इंटरनल फैक्टर्स का क्या सिग्निफिकेंस है? एक्सटर्नल रिवॉर्ड, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, पर्सनल वैल्यू या सोशल कंपैरिजन। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरनल फैक्टर्स का सिग्निफिकेंस पूछा गया है तो क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैंने थ्योरी आप लोगों को करवाई है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मोटिवेशन की थ्योरीज और मोटिवेशन के एमसीक्यूज सब कुछ मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ। कहीं भी ये जो मोटिवेशन और मोटिवेशन की थ्योरीज और एमसीक्यूज किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर आपको हर जगह हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मोटिवेशन का टॉपिक आज कंप्लीट होता है और इसके बाद हम जो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो भी एक बहुत बड़ी सीरीज रहेगी, बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए सेशंस वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।